Hello students. So today we are going to start new chapter, that is wave optics. In optics we have covered ray optics and today we are going to start the chapter wave optics. So students, जब हम ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं, जब हम लाइट को स्टडी करते हैं तो हम उसका एक कंसेप्ट एज्यूम करते हैं कि भाई लाइट इज ए प्लेन वेव। और ये तो लाइट का डेफिनेशन ही होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स as a wave in a medium and speed of light is different in different media. ओके कि भाई लाइट जो हमारा बिहेव करता है, लाइट एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में भी हमने ये बहुत क्लियरली जान लिया कि जो विजिबल लाइट है, जो वाइट लाइट है, दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए, वेव कंसेप्ट को यूज करते हुए कुछ फिनोमिना लाइट की होती हैं जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ओनली यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेव मेथड। मतलब वेव नेचर एज्यूम करके ही उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना हम यहाँ पर, दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली यूजिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अगर हम लाइट को एज्यूम करते हैं कि भाई लाइट एक प्लेन वेव है तो ही हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, और पिछले चैप्टर में हमने लाइट का जो कंसेप्ट यूज किया था वो लाइट को रे कंसीडर किया था, दैट वाज द नेचर ऑफ लाइट विद एन एजम्पशन। वो एज्यूम किया था हमने, लाइट का जो नेचर होता है वो तो ड्यूअल नेचर ही होता है। तो अब वेव की जगह भी यहाँ पर एक वेव फ्रंट यूज होगा। तो वेव फ्रंट क्या होता है? देखो स्टूडेंट, ऐसा होता है कि कोई भी लाइट सोर्स है वो हमारा लाइट एमिट करेगा। तो लाइट जो निकलती है ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, दे ऑसिलेट, दे वाइब्रेट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक टाइम पे जितने पार्टिकल्स लाइट के एमिट होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक ही जगह होंगे क्योंकि सबकी स्पीड सेम है। तो हम एक ऐसी सरफेस का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं लाइट सोर्स के आसपास। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा कोई लाइट सोर्स है, दिस इज ए लाइट सोर्स और नेचर ऑफ लाइट सोर्स इज पॉइंट लाइट सोर्स, पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स क्या करेगा, पॉइंट सोर्स विल एमिट लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। तो एमिट लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस मतलब अगर एक टाइम पे यहाँ से लाइट निकल रही है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दैट विल कवर एट इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पर इनकी जो पोजीशंस हैं इनको ज्वाइन करते हुए अगर मैं कोई लोकस ड्रॉ कर देता हूँ, so this locus has important feature where all the particles are vibrating in the same phase। देखो क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया जहां पर सभी पार्टिकल्स का फेज सेम है। अब ये फेज क्या है? फेज इज बेसिकली द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स प्रोपगेशन। तो जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करता है तो वो एंगल ट्रेस करता है। तो इस पॉइंट सोर्स से जो पार्टिकल्स एक साथ निकलेंगे, ऑल द पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई स्पीड सेम है तो इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे इक्वल टाइम में। तो इन सब की पोजीशंस को ज्वाइन करते हुए अगर मैं एक लोकस कंस्ट्रक्ट करता हूं, सो दैट लोकस विल बी कॉल्ड द वेव फ्रंट। सो वेव ऑप्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है वेव फ्रंट का। किसका कंसेप्ट आता है? वेव फ्रंट का। तो सिंपल डेफिनेशन वेव फ्रंट का ये होता है कि दिस इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। दिस इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज मतलब एक ऐसी सरफेस हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं लाइट सोर्स के चारों तरफ जिसमें सभी के सभी पार्टिकल्स का फेज सेम होता है। अब किन पार्टिकल्स का फेज सेम होता है? केवल उन्हीं पार्टिकल्स का फेज सेम होता है जो इक्वल डिस्टेंस पर लाइट सोर्स से होते हैं। तो अब जैसे मान लो ये मेरा पॉइंट सोर्स था, ये स्फेरिकल सरफेस के बिल्कुल सेंटर में आ गया क्योंकि स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से ही इक्वल होगी ना। all the points on the surface of sphere will be equidistant from the center which is equal to the radius।
बताओ है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट मेरे को मिला। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे पहली बात जब हम वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें हमारी शुरुआत होती है वेव फ्रंट से। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या हुआ स्टूडेंट्स? continuous this is the continuous locus of all the particles vibrating in the same phase word is very important और this is also defined as the surface of constant phase। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करो या नेचर ऑफ वेव फ्रंट बताओ। तो नेचर ऑफ वेव फ्रंट कैसी होगी ये डिपेंड करेगा हमारा लाइट सोर्स कैसा है और लाइट सोर्स से लाइट निकलने के बाद क्या किसी और मीडियम से तो पास नहीं हो रही है, क्या वो किसी लेंस से तो पास नहीं हो रही है, या मिरर से तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, या प्रिज्म से तो पास नहीं हो रही है। तो उसके हिसाब से हमारी जो वेव फ्रंट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। जैसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर हमारा लाइट सोर्स इफ वी हैव लाइट सोर्स व्हिच इज ए पॉइंट साइज, तो पॉइंट सोर्स की वजह से कैसा वेव फ्रंट होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। अगर यही मेरा स्लिट होती, कोई लाइन होती मतलब, तो लाइन में क्या होता है जितने भी पार्टिकल्स चलते एक टाइम में एट द सेम टाइम दे विल बी कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दे विल कंस्ट्रक्ट ए सिलेंडर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइन सोर्स की वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो ये वेव फ्रंट की शेप आपको याद रखनी है। और जब कोई भी लाइट सोर्स काफी ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, ए डिस्टेंट लाइट सोर्स कंस्टिट्यूट ए प्लेन वेव फ्रंट, तो क्या होगा, चाहे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो चाहे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। और प्लेन वेव फ्रंट पर जो लाइट रेज होती हैं दे आर परपेंडिकुलर। तो मेरा ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट SWF। दिस इज ड्यू टू द पॉइंट सोर्स। इफ लाइट सोर्स इज पॉइंट साइज देन पॉइंट सोर्स की वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये किसकी वजह से हो गया? लाइन सोर्स की वजह से। दिस इज ड्यू टू द लाइन सोर्स। और ये हो गया मेरा प्लेन वेव फ्रंट। तो ये है। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक में कुछ वेव फ्रंट दिए हुए हैं। व्हेन दीज वेव फ्रंट्स आर पास्ड थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर किसी वेव फ्रंट को, तो क्या बनेगा? वो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट निकलेगा। कनकेव मिरर से भी कन्वर्जिंग वेव फ्रंट निकलेगा। प्रिज्म से जो वेव फ्रंट निकलेगा तो कुछ शेप चेंज हो जाती है। वो आप एनसीईआरटी की बुक में 2 या 3 डायग्राम दिए हुए हैं जिसमें वेव फ्रंट इज पास्ड थ्रू वेरियस लेंसेज, मिरर और प्रिज्म, तो कैसा वेव फ्रंट हमारा बनेगा। तो आपको ये तो बिल्कुल जरूर याद रखना ही है अच्छे से कि भाई पॉइंट सोर्स की वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स की वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और व्हेन लाइट सोर्सेज एट ए ग्रेटर डिस्टेंस, एट वेरी फार ऑफ डिस्टेंस, देन द वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई एक लाइट सोर्स है कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा हुआ है, बताओ हमें कैसा वेव फ्रंट मिलेगा। तो लाइट सोर्स तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर है, तो इसका मतलब क्या है कि फोकस से जो लाइट चलेगी वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जानी है, तो वहां से हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। तो इस तरह का वेव फ्रंट हमें मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट का कंसेप्ट कवर करने के बाद, वेव फ्रंट मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया। सिंपल आप ये ध्यान रखें, दिस इज द कंटीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, or in simple language it is defined as this is the surface of constant phase, and due to point source it is a spherical wave front, due to line source it is cylindrical wave front, and when the light source is at greater distance then plane wave front is obtained। इसके बाद वेव थ्योरी को, जो कंसेप्ट जो वेव थ्योरी का दिया था कि भाई लाइट इज ए प्लेन वेव, लाइट को एक वेव मान के when we assume that light is a plane wave then we can execute the entire wave mechanics in optics। तो वेव मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वेव मैकेनिक्स क्लास 11th में हमने स्टडी की है, उसको जब हम लाइट पर एग्जीक्यूट करेंगे तो हम काफी सारी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे हाइगन प्रपोज्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को हम यूज करने से पहले, उसको अप्लाई करने से पहले उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, दोज आर कॉल्ड द हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट और हाइगन्स पोस्टुलेट ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वो पोस्टुलेट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, देखें।
पहला जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, जैसे मान लो ये मेरा पॉइंट सोर्स था और यहाँ से मैंने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है केवल यहीं पर इसी रीजन में कन्फाइंड रहेगा, नहीं रहेगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं रहेगा? इसलिए नहीं रहेगा कि यहां से भी तो लाइट निकलेगी ना, फिर उसके बाद क्या होगा, एक दूसरा वेव फ्रंट बनेगा, फिर वहां से भी लाइट निकलेगी, फिर तीसरा वेव फ्रंट बनेगा। इस तरह से क्या होगा, लाइट विल प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, मतलब लाइट इज ट्रेवल्ड इन ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है हाइगन का वो ये है कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, मतलब ये नहीं है कि वेव फ्रंट है तो बस वहां पर कन्फाइन हो गया, वो बंद हो गया, आगे ट्रेवल नहीं करेगा, वहां से भी लाइट निकलेगी। तो वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस फ्रॉम विच लाइट इज एमिटेड। और जब किसी वेव फ्रंट से ये लाइट एमिट होती है, उस लाइट को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। These light waves are called the secondary wavelets which travel in the medium with the speed of light. So this is our first postulate of Huygens wave theory of light. अब इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसे मान लो मेरा ये कोई प्लेन वेव फ्रंट है, ओके, तो प्लेन वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, या प्लेन वेव फ्रंट के बजाय कैसा वेव फ्रंट मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। प्लेन वेव फ्रंट भी वो बन जाएगा, जैसे मान लो ये कोई लाइट सोर्स है, दिस इज पॉइंट सोर्स, और इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकल के ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना ली है, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये क्या बोल रहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स ऑन ए स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। मतलब इस वेव फ्रंट के ऊपर, ये मेरा कोई वेव फ्रंट है, फर्स्ट वेव फ्रंट है जो इस पॉइंट सोर्स की वजह से बना है, और इस वेव फ्रंट के ऊपर एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, आप पोस्टुलेट को देखें ध्यान से, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस फ्रॉम व्हिच लाइट इज एमिटेड। These light waves are called secondary wavelets and travel in the medium with the speed of light। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ से लाइट निकलेगी, अब यहाँ से लाइट निकालनी है हमें वेव फ्रंट की फॉर्म में, तो वेव फ्रंट की फॉर्म में कैसे निकालेंगे हम लाइट? हम क्या करते हैं, हमें वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि भाई वेव फ्रंट क्या होता है। सर वेव फ्रंट पे तो फेज सेम रहती है, वेव फ्रंट पे फेज सेम रहती है, मतलब वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स की सोर्स से डिस्टेंस सेम रहती है। तो यहाँ पर जो ये सोर्स का काम करेगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सारे, इसके ऊपर सारे पार्टिकल्स एक साथ पहुंचेंगे, सेम फेज में होंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनको सेंटर एज्यूम करके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी s = c × t, उतना रेडियस के सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या होगा कि ये जो सर्कल्स हैं, these are of equal radii, these are of equal radii। तो अब इनके ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, if any tangent is drawn touching these circles, तो ये क्या आ गया, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। मतलब क्या किया मैंने, उनके से जो लाइट सोर्स थे, मतलब पॉइंट्स ऑन ए गिवन वेव फ्रंट के जो लाइट सोर्स थे, दे वर एक्टिंग एज ए लाइट सोर्स, उसको सेंटर एज्यूम करके इक्वल रेडियस के सर्कल ड्रॉ किए और उनको टच करते हुए टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो ये जो टेंजेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, इस पर भी सभी पार्टिकल सेम फेज में होंगे। All the particles on this tangential surface will be in the same phase। आप कहोगे सर क्यों होंगे? वो इसलिए होंगे कि भाई ये जो पार्टिकल यहाँ पर चले हैं, इन सब का डिस्टेंस तो सेम है ना इससे, क्योंकि ये सब सर्कल की रेडियस के बराबर है और सभी सर्कल की रेडियस इक्वल है आपस में। तो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। और एक बात स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है, वी कंसीडर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नहीं तो क्या हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक सरफेस ड्रॉ की जा सकती है, बट वी एज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर ये काफी ज्यादा दूर है, ये मेरा कोई प्लेन वेव फ्रंट है, तो इस प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर अगर मैं पॉइंट्स कंसीडर करता हूं, दीज पॉइंट्स आर सोर्स ऑफ लाइट, आर लाइट सोर्सेज, तो इनको क्या करते हैं, सेंटर एज्यूम करके
अगर सर्कल ड्रॉ कर देते हैं इक्वल रेडियस के, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा, और ये अपना टेंजेंशियल सरफेस, और ये पीछे डॉटेड लाइन। सो दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट और दिस इज प्लेन वेव फ्रंट व्हिच इज शोन प्रोपगेटिंग इन ए मीडियम। ठीक है, तो अब जो सेकंड वाला जो पोस्टुलेट है वो यही कहता है, एनी सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स and tangential in forward direction gives the new position of wavefront called secondary wavefront. So this is how a spherical wavefront is emitted from a source, and we have constructed a secondary wavefront, and if it travels large distance then it converts into a plane wavefront. So students, हमने देख लिया कि भाई वेवफ्रंट क्या होता है और किस किस शेप के वेवफ्रंट पॉसिबल है, और हाइगन्स की जो वेव थ्योरी है जो कि वेवफ्रंट के कंसेप्ट को लेके चलती है वो कैसे काम करती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ वेवफ्रंट आर ऑब्टेन्ड, पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेवफ्रंट, लाइन सोर्स है तो सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट, और काफी ज्यादा डिस्टेंस पर लाइट सोर्स रखा हुआ है तो प्लेन वेवफ्रंट। उसके बाद हाइगन्स पोस्टुलेट भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भाई ये हम वेव थ्योरी को यहाँ पर यूज करेंगे, वेव फ्रंट का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो लाइट की जो पिछली फिनोमिना हमने स्टडी की है पिछले चैप्टर में या पिछली क्लासेस में, जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी किया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी किया है, वो यहाँ पर भी वैलिड होती हैं, और वेव थ्योरी का यूज करके, हाइगन्स वेव थ्योरी का यूज करके हम रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बताओ जरा, योर 9th और 10th क्लास टीचर टॉट यू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन में लाइट स्ट्राइक करके उसी मीडियम में आ जाती है, बिल्कुल सही है, उसी मीडियम में आ जाती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं सर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी ये भी प्रूव करने के लिए आ जाता है, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रूव करेंगे, ड्राइव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज्यूम कर लिया, दिस इज माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये कोई प्लेन मिरर भी हो सकता है, M1 M2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, इस M1 M2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ये एक प्लेन वेव फ्रंट है मेरा, जो इंसिडेंट होता है AB। AB is a plane wave front. Okay, AB is a plane wave front which is falling on a reflecting surface. These are the rays of light. These are the three rays I have shown in the diagram perpendicular to the plane wave front AB. और ये जो plane wave front है AB, this is making an angle I. Okay, मतलब नॉर्मल एंगल बनाता है ना, तो ये एंगल I प्लेन वेव फ्रंट बना रहा है। अब क्या होगा, पहले इसकी जो रे 1 है ये रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि ये पहले स्ट्राइक की है, जो थर्ड रे है वो तो पहले कहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी ना, पहले ए डैश तक। उसके बाद अब उससे पहले क्या होगा, ये बी ए डिस्टेंस, बी ए इज इक्वल टू सी इंटू टी। भाई बी वाली जो लाइट रे है 3, ये यहां तक जाएगी ए डैश तक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टी टाइम में, बी ए डैश इज इक्वल टू सी टी। अब हमें क्या करना है, हमें हाइगन्स का पोस्टुलेट यूज करके एक नया वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इतने टाइम में जो ए से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो कहां जाएगी, तो वो डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, ए को सेंटर एज्यूम करके उतनी डिस्टेंस का हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ए बी डैश इज आल्सो इक्वल टू सी इनटू टी, और इस आर्क पर यहां से टेंजेंट इज ड्रॉन, टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन दिस आर्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी ए बी डैश। सो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और यहां से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और जो बीच वाली है ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो यू कैन सी दिस डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको डायरेक्ट बना के दिखा दिया जाए तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या किया है मैंने, सिंपल सा फंडा मैंने यूज किया है हाइगन्स की वेव थ्योरी का। ये कोई प्लेन वेव फ्रंट था AB, जो एंगल I बनाते हुए सरफेस से स्ट्राइक किया था। उसके बाद जो रे 1 थी वो पहले रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो रे 1 पहले रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, और जो रे 3 है वो
पहले तो a डैश तक जाएगी ना, रिफ्लेक्शन से पहले, रिफ्लेक्शन से पहले b से कहां तक जाएगी, a डैश तक जाएगी। उसके बाद अब वो जितने टाइम में रे 3 b से a डैश तक जाती है उतने टाइम में ये वाली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। a b डैश इज इक्वल टू c इनटू t, क्योंकि टाइम सेम है और स्पीड सेम है। सो टेकिंग a as center, we draw an arc of radius ab dash which is equal to ct, and a tangent is drawn from a dash b dash. So a dash b dash is the new position of wavefront because this is the tangential surface. This is the tangential surface. Okay. So अगर मेरा ab इंसिडेंट वेवफ्रंट है, ab is incident wavefront, तो a dash b dash is reflected wavefront. a dash b dash is reflected. अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करेंगे? देखो दो ट्रायंगल मैं यहां पर ले लेता हूं, इन ट्रायंगल्स, एक तो हो गया a b a dash एंड दूसरा ट्रायंगल a b dash a dash। तो क्या हो रहा है यहां पर, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल a b a dash इज इक्वल टू एंगल a b dash a dash, दोनों एंगल सेम है 90 डिग्री। एंगल दूसरा क्या हो गया, एक एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गए, एक ये a b डैश इज इक्वल टू b a डैश इज इक्वल टू c इनटू t, और a b क्या हो गया, a b कॉमन साइड हो गई, a b इज कॉमन साइड। देखो दो एंगल इक्वल हो गए, दो साइड इक्वल हो गए और एक साइड कॉमन हो गई, तो क्या हो गया, देयरफॉर एंगल b a a dash is equal to angle b dash a dash a, what does it imply, angle I is equal to angle R। मतलब एंगल I is equal to angle R क्या होता है, ये तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, दिस इज अवर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज हाउ। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूव नहीं किया था, बट यूजिंग द ब्यूटी ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी, एक वेव फ्रंट को हमने इंसिडेंट करा के और एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट करके हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I और एंगल R को इक्वल प्रूव कर दिया। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग द हाइगन्स वेव थ्योरी। सो हमने क्या किया, एक प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट किया, उसके बाद एक नया वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट किया और उसमें ज्योमेट्री यूज करके दो ट्रायंगल्स की हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो लॉ रिफ्लेक्शन का होता है वो तो सिंपल होता ही है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन। अब चूंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है वेव फ्रंट का, सो सिंस इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन, देयरफॉर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल आल्सो लाई इन द सेम प्लेन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद हम रिफ्रैक्शन भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो प्रूव रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। तो रिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है रिफ्रैक्शन करने में भी, इसीलिए हम रिफ्रैक्शन को भी कर पाएंगे। देखो कैसे कर पाएंगे रिफ्रैक्शन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना होगा, बिकॉज जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। सिंपल होता है ना। देखो रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। देखो इसमें क्या करना है, ये या हम ये भी कह सकते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 और दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो सेम एनालॉजी चलेगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होते हैं और ये मेरी एक बाउंड्री हो गई, ओके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई। ये प्लेन वेव फ्रंट हमने स्ट्राइक कराया है यहाँ पे, दिस प्लेन वेव फ्रंट AB is striking, there are three rays, 1 2 3, angle of incidence I। क्या होगा स्टूडेंट्स,
अब देखो रे, पहले तो जो वेव फ्रंट एंगल आई पे इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो रे 1 है ना, इट अंडरगो रिफ्लेक्शन, ये क्या होगी, ये कुछ बेंड हो जाएगी ऐसे। अब जो रे 3 है, जो बी वाली रे, ये तो पहले यहां तक जाएगी, ये मान लो 8s तक गई, ये मीडियम 1 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है इसमें, और स्पीड ऑफ लाइट c1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, स्पीड ऑफ लाइट c2 है, ये डेंसर है ऑब्वियसली, तभी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होगा, ba' इज इक्वल टू c1 into t। अब जितने टाइम में ये b वाली a' तक जाएगी, a वाली कहां जाएगी, ab' इज इक्वल टू c into t। इंपॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट्स के पिछले वाले केस में, मतलब यहां पर मेरे को ये लिखना चाहिए ab' इज इक्वल टू c2 into t, मतलब इक्वल टाइम में डिस्टेंसेस अलग अलग होंगी, क्योंकि दोनों मीडियम अलग अलग हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग हैं, उनमें स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। तो रिफ्लेक्शन वाले केस में दोनों मीडियम में स्पीड सेम था, तो डिस्टेंस इक्वल था, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c1 है, सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c2 है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो रे 1 रिफ्रैक्शन के बाद ab' इज इक्वल टू c2 कवर करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस a को सेंटर मान के ab' का क्या करता हूँ, आर्क लगा देता हूँ, ऐसे आर्क लगा दिया, उस आर्क पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हाइगन सेकंड पोस्टुलेट, और ये a' b', ये हो गया हमारा न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सो अगर मेरा AB इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो a' b' क्या हो जाएगा, a' b' इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब चलो करते हैं, अब आप देखो ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए बच्चों को, ये डायग्राम ही स्टूडेंट समझ में नहीं आता, और हमने देखो कैसे सटासट ये डायग्राम भन्नाट तरीके से बना लिया। कैसे बना लिया, वही सिंपल, हमने क्या किया, जैसे हम रिफ्रैक्शन करते हैं, कोई लाइट रे आई एंगल पे रिफ्रैक्ट हो गया, आर एंगल पे चली गई, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो हमारा क्या है, हमने यहाँ पर वेव थ्योरी को यूज कर लिया, हमने यहाँ पर हाइगन साहब की पोस्टुलेट को यूज कर लिया, हमने एक वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराया आई एंगल पे, उसके बाद पहले एक रे को रिफ्लेक्ट कराया, और जो तीसरी रे थी उसको देखा कि वो कहां तक आ गई, और जितने टाइम में वो बाउंड्री तक आई, उतने टाइम में जो रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां गई, और उतनी रेडियस का ab' रेडियस का आर्क लगाया और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। रिमेंबर द सेकंड पोस्टुलेट, व्हाट इज दैट, any surface touching these secondary wavelets and tangential in forward direction gives the new position of wavefront। आप भी सोच रहे होंगे सर समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a' b' रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे बहुत ही सिंपल मेथड से। आप ये देखें, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABA' साइन आई की वैल्यू क्या होगी बताओ तो जरा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BA' अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री A' BA' तो C1T है अपॉन AA'। पहले तो हमने ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया ना भाई ऊपर वाला ट्रायंगल। अब हम नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ये क्या होगा, इन ट्रायंगल AB'A' sin R is equal to what is sin R, AB' perpendicular upon hypotenuse AB' C2 into T, sin I is equal to BA' C1T, AB' C2 into T upon AA'। हमें क्या चाहिए स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, हमें sin I upon sin R चाहिए। sin I upon sin R is equal to, इन दोनों को डिवाइड कर दो, AA' कैंसिल हो गया, C1 into T upon C2 into T, T से T भी कैंसिल हो गया, C1 by C2, ये mu2 by mu1 होता ही है, ये कांस्टेंट आ गया। दिस इज अवर स्नेल्स लॉ, दिस इज अवर
स्नेल्स लॉ। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम कैसे सटासट करते चले जा रहे हैं। हमने रिफ्लेक्शन को प्रूव कर लिया, हमने रिफ्रैक्शन को प्रूव कर लिया, यही ना हमारा स्नेल्स लॉ है। sin i upon sin r is equal to mu2 upon mu1 is equal to constant। भाई स्नेल्स लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ sin of the angle of incidence to the ratio to the sin of angle of refraction is a constant and this is equal to mu2 by mu1। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हमारा हाइगन्स वेव थ्योरी के बेस पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूव हो गया। और सेकंड लॉ तो हमारा बहुत सिंपल है, वो हम कहते हैं ना कि वो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन। when we are discussing the refraction of wavefront means incident wavefront, refracted wavefront and normal lie in the same plane, therefore incident ray, refracted ray and normal also lie in the same plane। so students, आज हमने कितने अच्छे तरह से, कितने सिंपलेस्ट मेथड से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने वेव ऑप्टिक्स का कवर किया, जिसमें कि हमने वेव फ्रंट को कवर किया, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की स्टडी किया, उसके बाद हमने हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट के पोस्टुलेट्स को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे हाइगन्स वेव थ्योरी के बेस पर ड्राइव कर सकते हैं, ये हमने कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की हमारी रही। चैप्टर को शुरू करते ही हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे न्यू टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।